जी, विजय जी, पंकज जी, गौरव जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी, आपको लगता है ये जो कांग्रेस, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, व्हाटएवर इज द अलायंस, व्हाटएवर इज द नंबर, इफेक्ट करेगा? राहुल देव जी, थैंक यू सर, आप गाड़ी से ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका असर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बाबूलन सर। असर तो निश्चित पड़ेगा, कितना पड़ेगा इस पर बहस हो सकती है। ऐसा है कि अगर हम पिछले 5 साल पहले के ही आंकड़ों को ये मानकर चलें कि इस बार भी वही आंकड़े रहेंगे, वही सबका वोट प्रतिशत रहेगा हर पार्टी का, तब तो फिर किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। और जो 5 साल में परिवर्तन आया है, लोगों के मन बदले हैं, अच्छे बुरे जो भी हुआ है वो भी कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ भी स्थिर नहीं होता। राजनीति में तो कुछ भी बिल्कुल स्थिर होता नहीं है। बिल्कुल, इसलिए पिछले बार के आंकड़ों को हम ध्यान में जरूर रखें, वो एक आधार हमारी बहस का बन सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जो वोटों में बदलाव आएगा, हमें प्रतिशत में बदलाव आएगा, ये दिखेगा। और एक सर पर अभी भक्तों को तो सिर्फ सब हरा ही हरा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं। अभी कुछ तो बहुत ज्वलंत जो मुद्दे हैं जो इस समय सारे देश के सामने और उत्तर भारत में लोगों के सामने हैं, उनकी चर्चा हो चुकी है। किसानों की हो, खेती की हो और नौजवानों की हो। रोजगार इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और इस समय उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, वहां की सड़कों पर छात्र हैं तो सबको दिख रहा है ना। तो इनका भी आखिर हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहुत आकर्षण रहा है कि युवाओं को उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने एक नया विजन, ऐसा लोगों को लगा, युवाओं को लगा कि उनके पास एक नई दृष्टि है, नया विजन है। लेकिन वो विजन अभी उस तरह से जमीन पर कामयाब नहीं होता दिख रहा है। रोजगार की स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है, ये सबको पता है। क्योंकि रोजगार जिसको मिलता है वो भी पता चलता है, जिसको आशाओं के बावजूद नहीं मिलता, पर्चे लीक हो रहे हैं और जो भी हो रहा है। 50 लाख की आबादी छात्रों की संख्या थी, युवाओं की, जिसके पर्चे लीक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। नहीं सर, महंगाई लीक वाली खबर तो बड़ी है, तो मैं मानता हूं। अनुभव हो रहा है, तो ये मानना कि केवल राम मंदिर निर्माण के कारण, उसके उद्घाटन के कारण केवल सब पूरा देश राममय हो गया, इस तरह की बातों के चक्कर में ये मान लेना कि सब कुछ उनके ही पक्ष में होगा, लोगों के और कोई मुद्दा नहीं होगा वोट डालते समय, ये नादानी होगी। मैं समझता हूँ कि लोग कई कारणों को देखकर एक साथ तब फैसला करते हैं और इस बार जरूर स्थिति बदलेगी। कितनी बदलेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये विश्लेषण भी करने का समय नहीं आया। देखते हैं सर। विजय जी, पंकज जी आ रहा हूं। गौरव जी कमिंग टू यू। संजय जी आ रहा हूं। हाँ सर, देखिए राजकुमार भाटी जी ने एक बड़ी बात कही कि मुद्दों से हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या आज मुद्दे, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जनरली, बिल्कुल होता है सर, कि पहले जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो मुद्दों के लिए इकट्ठा होते हैं, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं, फिर लड़ाई को कैसे लड़ना है वो बनाते हैं, और उसके बाद सीट शेयरिंग करते हैं। यहाँ रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है। बहुत लेट हुए, जैसे पहले एक ज़माने में रेलवे की स्थिति होती थी कि ट्रेन 6 घंटे वाली ट्रेन 12 घंटे लेट चलती थी, 6 घंटे पहुँचने वाली, वैसी लेट स्थिति में तब पहुँच गया गठबंधन। लेकिन वो भी चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले काम अब जो आखिर में हुआ है वो है सीट शेयरिंग का, जो सबसे पहला काम इन्होंने किया है। जबकि अभी मुद्दों पर जिस पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो मुद्दे आए ही नहीं हैं। जनता सर वो है ना कि मोदी को हराना है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। किस लिए हराना है, वो एक लड़ाई का कोई आपको कारण देना पड़ेगा ना। वो जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कोई मुद्दों का पूरा एक एजेंडा बनाकर इंडिया गठबंधन लेकर आता, वो नहीं आया। अच्छा। जैसे आपने एनालिसिस किया जी 17 सीटों में से 7 सीटों का, वो तो साफ ही उसमें फैक्ट्स है, उसमें तो कोई ऐसी बात, वो कोई कुछ बोल नहीं सकता। क्या एक ऐसा, और राहुल देव जी जिस तरह से बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि बदलाव होता रहता है, कोई स्थिर नहीं होता। लेकिन क्या आज की स्थिति में 15% का एक जंप आपको विपक्ष की राजनीति में दिखाई दे रहा है कि 40% वोट है टोटल मिलाकर। एक तो इसको बिल्कुल जोड़ लेना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जुड़ गई तो वो टोटल वोट उतना का उतना आ जाएगा, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गई तो वो जो वोट है 18 और 22, आपने तो बहुत आसानी से, मेरी जैसी गणित आपने कर ली, मैंने तो तब भी कर ली, लेकिन सर मेरी गणित के बाद भी बीजेपी, मेरी गणित कमजोर है, आपकी तो अच्छी है। नहीं, तो 18 और 22 40 तो हो जाता है। लेकिन क्या 18, 22, 40 वोटर ऐसा कैसे वोट देता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो 15% का फर्क है, 55% और 40%। तो क्या 15% का जंप का माहौल आज विपक्ष की गठबंधन को लेकर दिखाई दे रहा? पंकज जी और उसके बाद गौरव भाटिया जी। अरे नहीं, एक सेकंड, अभी तक पंकज जी बोले नहीं है भाटी जी, इसलिए पंकज जी, पंकज शर्मा जी,
कांग्रेस बहुत खुश है अभी सर। हाँ हाँ, कांग्रेस जरूर खुश है। ये आपने कहा कि सिर्फ एक मुद्दा है विपक्ष के पास और वो है नरेंद्र भाई मोदी को हटाने का। सर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट। और हाँ, फिर आपने ये भी सवाल पूछा कि नरेंद्र भाई मोदी को क्यों हटाना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी को हटाना एक मुद्दा है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र भाई मोदी गौरव जी किस जवाब चीज के दें। प्रतीक हैं? नरेंद्र भाई मोदी किस चीज के प्रतीक हैं? इस देश के दुर्भाग्य से और नरेंद्र भाई मोदी के अपने महादुर्भाग्य से वो कुराज के प्रतीक बन गए हैं। वो बन गए हैं बेरोजगारी के प्रतीक। अच्छा, वो बन गए हैं। क्या हुआ ऑडियो को? पंकज जी का ऑडियो गया। पंकज जी आपका ऑडियो गया। लोग सुनना ही नहीं आई एम स्टिल चाहते। गिविंग हिम 5 मोर सेकंड्स। पंकज जी ऑडियो। तब तक मेरी टिप्पणी ले लो। पंकज जी ऑडियो। पंकज जी का ऑडियो हमेशा क्यों चला जाता जी है? आ रहा है सर, बोलिए सर, आ रहा है, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी इतनी सब नकारात्मक चीजों के प्रतीक बन जाएं तो उन्हें हटाने का मतलब है कि देश इन सब नकारात्मक तत्वों से, इन सब नकारात्मक भावों से मुक्ति चाहता है। इसलिए विपक्ष का एकमात्र मुद्दा है कि नरेंद्र भाई मोदी को हटाना है। आपको ये जानकर ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने। ये आपको अगर पता वो है? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बढ़िया तो बात। भारतीय जनता पार्टी बचेगी। अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो भले बन जाएं, भारतीय जनता पार्टी गौरव जी, आ रहा हूं। की एक संगठन के तौर पर ये सबसे बड़ा खतरा देश के सामने है। तो सिर्फ सकल विपक्ष ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बार नरेंद्र भाई मोदी के सत्ता में आने के पक्षधर नहीं हैं। क्या गौरव इसलिए भाटिया जी इस बार ऐसी जानकारी परिदृश्य बिल्कुल आपके पास है बदलेगा। क्या? पंकज जी के तो सूत्रों ने दे दिया है, ऐसी कुछ आपके पास भी है जानकारी? गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, संजीव झा जी भी उधर, और भाटी जी। 3 पीपल प्लीज। मैं सबका जवाब देना चाहूंगा बिंदुवार तरीके से, कुछ समय Thank you. दीजिएगा। हाँ, बोलो। सबसे पहले तो आपको मालूम है कांग्रेस के अंदर की बात क्या है? कांग्रेस के अंदर के नेता कह रहे हैं भैया राहुल गांधी कब बख्शेंगे हमें, कब पार्टी छोड़ के जाएंगे। ये गांधी परिवार ने बंटाधार कर दिया है। बीजेपी वालों का कांग्रेस। अच्छा, सेल गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले। मैं आपको 2-3 दिन के उनके वक्तव्य बताता हूं। उत्तर प्रदेश का भविष्य रात में शराब पीकर सड़क पर नशे में नाच रहा है, नशेड़ी हैं बनारस के हमारे युवा। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो 35 बार बनारस गए हैं, वहां विकास की लहर है। दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश को, जिस उत्तर प्रदेश ने उनको 3 बार सांसद बनाया और उनके परिवार के सदस्य 4 बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए कह रहे हैं कि यहां के युवा नशेड़ी हैं। दूसरा, आप सोचिए, एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। कह रहे थे राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेंगी। हमारे तमाम जो है विरोध और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सोनिया गांधी जी के लिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये तब है जब जया बच्चन जी सपा से सांसद है, उनकी बहू के लिए कह रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन नाच रही थी। अब आप बताइए, ये सोच है। अब कांग्रेसी क्या सोच रहे होंगे? तीसरा बयान है, मीडिया से पूछ रहे हैं तुम्हारा मालिक कौन है, तुम किस जाति के हो। ऐश्वर्या जी, जब आप हायरिंग करते हैं पत्रकारों की तो उनकी ईमानदारी और निर्भीकता देखते हैं या उनकी मालिक का नाम, और उसके बाद ये पूछते हैं कि वो कौन सी जाति के हैं? मतलब मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं।